स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर्स है, चैप्टर यानी यूनिट नंबर 7, इसको हम कहेंगे यूनिट 7। यूनिट 7 में आपने पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में आपको मैंने जानकारी देनी है कि क्या पी ब्लॉक्स होते हैं, पी ब्लॉक में कौन कौन से रखे गए हैं। कुछ पी ब्लॉक्स तो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ लिए थे, ठीक है। तो पी ब्लॉक ग्रुप 13 से लेकर के कौन कौन से 13 to 18 ये सभी पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पहले एस ब्लॉक आता है, फिर आता है आपका डी ब्लॉक और फिर आता है पी ब्लॉक और सबसे इधर के साइड में आता है एफ ब्लॉक। ऐसे करके रखी गई है सीरीज, ठीक है, एस डी एफ। तो पी ब्लॉक में जो हमारे ग्रुप्स दिए गए हैं वो 13 to 18 दिए गए हैं। 12th के सिलेबस में जो ग्रुप्स बनाए गए हैं यानी जो सिलेबस में दिया गया है वो आपके पास आएगा 15 से लेकर के 18 तक। ये आप पढ़ेंगे कहाँ से, 15 से लेकर 18 तक के सभी आप एलिमेंट्स, उससे रिलेटिव एलिमेंट्स और ग्रुप के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पी ब्लॉक क्या होता है, देखो, वे तत्व जिनकी अंतिम कक्षा में 3 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 3 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो इनकी अंतिम कक्षा होती है वो पी उपकोष में ही भरी जाती है। अंतिम कक्षा जो होगी यानी अंतिम कक्षा वो पी उपकोष में भरेगी, ठीक है। इस प्रकार से जो पी उपकोष में क्रमशः इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन्स तक भरे जाते हैं, केवल हीलियम को छोड़कर। हीलियम को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं 1 to 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ठीक है। अतः इस ब्लॉक की जो अंतिम बाह्य कक्ष होती है या अंतिम कक्ष जिसे कहते हैं इस ब्लॉक की, वह सामान्यतः इस प्रकार से होती है, NS2 NP1 से NS2 NP6 तक, ठीक है। इसमें फिर दोबारा से हीलियम को छोड़कर यानी हीलियम को छोड़ करके बाकी सारी कक्षाएं ऐसी भरी जाएंगी। इसमें धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है, ये सभी आते हैं। कौन कौन से आते हैं, मेटल्स आ जाएगा इस ग्रुप में, नॉन मेटल आ जाएगा और सब मेटल आ जाएगा। ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आई जाएंगी, इसलिए इन्हें सामान्य तत्व भी कहते हैं। इन तत्वों में जो गुण है, परमाणु का आकार होता है, आयरन ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता पर निर्भर करती है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके बारे में, मतलब पी ब्लॉक क्या चीज़ है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम निम्न प्रकार से बताते हैं। ये है विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं पी ब्लॉक में है। तो देखो, पी ब्लॉक की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न है, जैसे उसका परमाणु का आकार। कौन सा आकार, परमाणविक आकार। शॉर्ट में समझिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा लिखाऊंगी नहीं, केवल आप समझते जाएंगे। परमाणवीय एवं आयनिक त्रिज्या, फर्स्ट पॉइंट ये है इसका। देखो, परमाणु का आकार, परमाणु त्रिज्या, वॉन डेर वाल्स त्रिज्या या सहसंयोजी, ठीक है, इनमें क्या होती है, व्यक्त की जाती है। पी ब्लॉक की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जानी, ठीक है, जब वो बाएं से दाएं जाती है तो आवर्त में घटती है। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या जाती है, घटती है, ठीक है। और नीचे की ओर, नीचे आने पर किस पर, वर्ग में बढ़ती है। ये इसका एक मुख्य विशेषता है। उसके बाद आती है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, इंक्रीज, यानी बढ़ेगी।
और अप टू डाउन, ठीक है, डिक्रीज होगी। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है धात्विक लक्षण यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो तो घटता ही घटता है किसमें, आवर्त में। ठीक है, इन अ पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर आर डिक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है यानी धात्विक लक्षण घटता है, और ग्रुप्स में क्या हो जाता है, ये इंक्रीज हो जाता है। यानी ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी प्रकार जो हमारा धात्विक लक्षण होता है वो उसके परमाणु के आकार और आयनन पर निर्भर करता है। किस किस पर निर्भर करता है, परमाणु आकार पर, और किस पर निर्भर करता है, आयनिक ऊर्जा पर। परमाणु आकार और आयनिक ऊर्जा पर ये क्या करता है, डिपेंड रहता है। यानी जिस तत्व की आयनिक ऊर्जा कम और आकार बड़ा होगा उसका धात्विक लक्षण क्या होगा, अधिक होगा। यानी आयनिक ऊर्जा कम होनी चाहिए, आयनिक ऊर्जा कम एवं आकार बड़ा होता है, वो क्या होगा, जिसकी आयनिक ऊर्जा कम होगी और आकार बड़ा होगा उसका धात्विक लक्षण क्या होगा, अधिक होगा। धात्विक लक्षण अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ही प्रॉपर्टी मैंने भी इसकी पढ़ाई है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के सार दोबारा समझाऊं, 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इस सिलेबस में 15 to 18 है। 3 to 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके बाह्य कक्ष में होते हैं, यानी 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। पी ब्लॉक की अंतिम कक्षा पी उपकोष से भरी हुई होगी और उसमें 1 से 6 इलेक्ट्रॉन्स हीलियम को छोड़ करके वो NH2 NP1 से लेकर के NH2 NP6 तक हीलियम को छोड़ करके इस प्रकार भरी रहती है। परमाणु एवं आणविक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में घटती है, जबकि नीचे आने पर बढ़ जाती है। जबकि आणविक त्रिज्या आवर्त में बाएं जाने पर इंक्रीज होती है और अप टू डाउन पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जिसकी आणविक ऊर्जा कम होगी, ठीक है, आणविक ऊर्जा कम होगी और आकार उसका बड़ा होगा तो धात्विक लक्षण उसमें अधिक पाया जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी जिसे कहते हैं हम। इलेक्ट्रॉन बंधुत्व, आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुत्व बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और समूह में यह है आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है तथा आयनिक बढ़ती है और समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। ठीक है, इस प्रकार इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो ऋण विद्युता भी आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, क्या चीज होती है, ऋण विद्युता। यह गुण किसी अणु में परमाणु का है और इसमें जो साझेदारी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन्स युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय आकार कहते हैं। ठीक है, तो जो ऋण विद्युता होता है वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर घटता है।
अगर हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि दो परमाणु की ऋण विद्युता में अंतर हमें दो परमाणु के बीच बनने वाले बंध के प्रकार के बारे में बताता है। अगर आपका ऋण विद्युत बाएं से दाएं जाने पर वो बढ़ रहा है और ऊपर से नीचे आने पर घट रहा है, यदि दो परमाणु की ऋण विद्युता में अंतर हमें दो परमाणुओं के बीच बनने वाले बंध के बारे में बताता है। यदि आपका ऋण विद्युतता में कम अंतर है, यदि दोनों के बीच ऋण विद्युतता में कम अंतर है, तो क्या होगा? सहसंयोजी बंध। और यदि अधिक अंतर है तो आयनिक बंध। ठीक है, ये बनता है। ओके, तो सिंपल सा है, बाएं से दाएं पर अगर बढ़ेगा ऊपर से जाने पर घटेगा, तो दो परमाणु की जो ऋण विद्युतता में अंतर होता है वो दो परमाणु के बीच बनने वाले बंध के बारे में बताता है। यदि दो के बीच ऋण विद्युतता में कम अंतर है तो सहसंयोजी है, और यदि अधिक अंतर पाया गया तो वो आयनिक बंध होगा। इसी प्रकार हम इसके ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में। क्या अभी पी ब्लॉक ही चल रहा है कि उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो जो पी ब्लॉक के कुछ तत्व जैसे एल्यूमिनियम, टिन, लेड आदि अच्छे अपचायक है। एल्यूमिनियम हो गया, एसएन हो गया और पीबी, ये क्या है? अच्छे अपचायक है। ठीक है, और आवर्त में बढ़ता हुआ इन तत्वों का ऑक्सीकरण अपचयन का गुण मानक अपचयन विभव पर फिक्स होता है। यानी इनका मानक अपचयन विभव का मान यदि उच्च होगा तो इनका ऑक्सीकरण जो गुण है वो भी क्या होगा? प्रबल होगा। तो देखिए, आप सबसे पहले इस प्रकार जो हमारा ऑक्सीकरण गुण है वो समूह से नीचे की ओर आने पर क्या होता है? घटता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये अपचायक है तो इसमें अगर टेबल्स हम देखेंगे तो हैलोजेंस, जबकि हैलोजेंस जो होते हैं वो अच्छे क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। हैलोजेंस क्या होते हैं? अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। जो ऑक्सीकारक गुण होता है वो समूह में ऊपर से नीचे आने पर घटता है और दाएं से बाएं जाने पर क्या जाता है? बढ़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण या अपचयन का गुण उसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? मानक ईएमएफ, मानक इलेक्ट्रॉन विभव पर क्या करता है? निर्भर करता है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो मानक अपचयन विभव का मान यदि उच्च होगा तो ऑक्सीकरण गुण भी उसका क्या होगा? प्रबल होगा। ठीक है, तो मानक अपचयन विभव पर ये अगर मानक अपचयन विभव उच्च है तो उसका ऑक्सीकरण विभव भी, जो ऑक्सीकरण गुण है वो क्या होगा? प्रबल होगा। ठीक है, तो और ऑक्सीकरण अवस्था क्वेश्चन 7th चैप्टर्स में इसमें बताती हूँ। 7th टॉपिक ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि इसी से रिलेटिव होती है। तो ऑक्सीकरण अवस्था ये धनात्मक और ऋणात्मक विभिन्न प्रकार के ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, और इनमें आवर्त में जब धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बाएं से दाएं ओर बढ़ती है तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है? उस वक्त क्या हो जाती है? घटती है। यानी कहने करते आवर्त में जब धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बाएं से दाएं ओर बढ़ेगी तो ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी? अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बाएं से दाएं
जाने पर धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है और ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था घटती है। ठीक है, अब आते हैं, इसको मैंने थोड़ा बहुत पी ब्लॉक के बारे में आपको बताया। ग्रुप 15, ठीक है, ग्रुप 15 में आपने क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको समझाती हूँ। ग्रुप 15 में आपके पास पता ही है, नाइट्रोजन्स, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये सभी शामिल है। यहाँ पर ये डिस्कशन मैंने इतना कवर किया पी ब्लॉक के बारे में। अब हम यहाँ पे आते हैं ग्रुप 15 के बारे में। ठीक है, ग्रुप 15 क्या है? तो देखो, ग्रुप 15 एक दूसरे शब्दों में हम कहेंगे पी ब्लॉक का एक ग्रुप है और इसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उनके कोई फेमस कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ आपका ग्रुप 15 के बारे में। नाइट्रोजन्स, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये ग्रुप 15 में है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पर अधातु से धातु में परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है वो अधातु है और आर्सेनिक और जो एंटीमनी है वो उपधातु है। ये क्या है? उपधातु। और नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है? अधातु। और बिस्मिथ क्या है? एंटीमनी, जबकि बिस्मिथ क्या है? धातु है। इसमें केवल अंतिम तत्व ही बिस्मिथ क्या है? इसमें धातु है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट्स है नाइट्रोजन, इसलिए इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। दूसरी बात मैं इसमें समझाना चाहूँगी कि नाइट्रोजन परिवार में आप जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो क्या क्या होंगे। तो देखो, इसमें क्योंकि ये ग्रुप नंबर कितना है आपका? 15, तो इसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, वो किस प्रकार से होगा? NH2 और NP3, यानी 5 हो जाएंगे इसमें, 3 और 2 5। ठीक है, जैसे सपोज नाइट्रोजन्स का आपने निकाला, नाइट्रोजन कितना है? 7, तो आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p3। फिर दूसरा एलिमेंट्स है फास्फोरस 15, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3, 3s2, 3p3। तो कुल मिलाकर के आपका जो 3 इलेक्ट्रॉन से p ऑर्बिटल में उपस्थित रहेगा। बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी और जो मतलब हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है, किस प्रकार से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी आप सभी को मालूम है, भौतिक गुण जो होते हैं हमारे वो हमें क्या करते हैं? दिखाई देते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी हमें केमिकल गुण के कारण उसका बताना पड़ता है इसमें क्या चीज़ें क्या नहीं है। तो जैसे आयनिक त्रिज्या है, आयनन ऊर्जा है, परमाणुकता है, धात्विक गुण है, ये सब जैसे पी ब्लॉक में है ये सेम वैसा ही रहेगा। जैसे गलनांक हो गया, कथनांक हो गया, अपरूपता हो गई, ये सभी आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट में लिख रही हूँ परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या। पॉइंट नंबर 2 आयनन ऊर्जा। पॉइंट नंबर 3 परमाणुकता। पॉइंट नंबर 4 आ जाइए, पॉइंट नंबर 4 धात्विक गुण। एंड पॉइंट नंबर 5 इसमें है गलनांक, क्वथनांक इत्यादि। ठीक है,
जो क्वथनांक होते हैं वो ऊपर से नीचे आने पर क्रमशः परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ क्या जाते हैं, बढ़ जाते हैं। जब वो ऊपर से नीचे आते हैं तो गलनांक, क्वथनांक एवं गलनांक ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप जैसे उसका आकार बढ़ेगा तो वैसे वैसे उसके गलनांक का मान भी बढ़ जाएगा और क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो उसके जो मध्य वांडर बल्स होता है उसका मान बढ़ जाता है। वांडर बल्स क्या होता है, वांडर बल्स के कारण इसका जो गलनांक होता है और क्वथनांक होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जो बिस्मिथ होता है एंटीमनी और जो बिस्मिथ है उनमें सहसंयोजक बंध बनाने की क्या होती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। अब होता है एलोट्रॉपी। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का आपको मालूम है एलोट्रॉपी गुण पाया जाता है। इसमें सफ़ेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस ये सारे होते हैं। ऐसे ही आर्सेनिक होता है, भूरा, पीला, काला आर्सेनिक पाया जाता है। एंटीमनी पीली भी होती है और इसमें धात्विक टाइप का गुण भी पाया जाता है। अब हम आते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक गुणधर्म, क्या क्या चीज़ होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं नाइट्रोजन फैमिली को। तो नाइट्रोजन फैमिली के लिए आपने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, वैसे तो बहुत सारी इसमें है कि क्या क्या इसमें गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाइट्रोजन फैमिली में हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ जैसे बैलेंसी है, ऑक्सीकरण अवस्था है। तो जैसे ऑक्सीकरण अवस्था है तो आपको मालूम है कि जैसे हम लिख रहे हैं कैल्शियम, मैंने लिखा CA3P2 कैल्शियम फास्फाइड, और ऐसे मैंने लिखा Na3AS सोडियम आर्सेनाइड्स। ये सारे तत्व मैंने लिखे हैं और ये सहसंयोजी यौगिक होते हैं, यौगिक बनाते हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, माइनस की कितनी होती है, 3 होती है। इसके अलावा ये +3 भी रखते हैं, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी रखते हैं। +3 और +5 भी इसमें होता है। अब इसमें देखो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का जो क्रम है, नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे। ठीक है, और ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने का जो क्रम है, यानी कुल मिला के जब ये 3 करता है तो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था -3, +3 और +5 प्रदर्शित होती है। केवल नाइट्रोजन को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो नाइट्रोजन को छोड़ करके ये +3 भी दिखाता है, -3 भी दिखाता है और +5 भी प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण अवस्था। नाइट्रोजन -3 से लेकर +5 के सभी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन -3 से लेकर के +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। अब आते हैं संयोजकता में कि संयोजकता का क्या रोल है इसमें नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन का देखो संयोजकता, इन तत्वों में सामान्य संयोजकता के शेष 5 जो है वो संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके कारण जो नाइट्रोजन में होता है d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता, जबकि वर्ग के अन्य तत्वों में खाली d ऑर्बिटल्स होते हैं। जबकि जो वर्ग के अन्य तत्व हैं उनमें खाली d ऑर्बिटल्स होता है, इसमें d ऑर्बिटल्स नहीं होता है। देखो कैसे, ये मैं आपको समझा रही हूँ। वन एस, 2s, 2p, तो देखो 1s2, 2s2, 2p3, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिए हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, नाइट्रोजन में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उपस्थित है। ठीक है,
तो देखो क्योंकि तीनों अयुग्मित हो गए हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए कोई स्पेस नहीं रहा कि जो जोड़े में हो। इस प्रकार नाइट्रोजन परमाणु अपने यौगिक में अधिकतम 3 सहसंयोजक बंध या एक उप सहसंयोजक बंध बना सकता है। इसलिए इसकी जो सहसंयोजकता होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 4 होती है। नाइट्रोजन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होती है, 4 मानी जाती है। इसी कारण जो नाइट्रोजन होता है वो NF5 व NCl5 आदि यौगिक नहीं बनाता। NF5 व NCl5 आदि यौगिक नहीं बनाता क्योंकि इसकी जो सहसंयोजकता होती है कितनी होती है, 4 तक होती है। तो इसके कारण ये NF5 मैं यहाँ पे नोट करा देती हूँ, नोट लिखिए, नाइट्रोजन्स NF5 और NCl5 नहीं बनाता। इसी कारण क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम अधिकतम सहसंयोजकता होती है कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि इसमें 3 सहसंयोजक या एक उप सहसंयोजक बंध बनाया जा सकता है। 3 सहसंयोजक बना लो और एक उप सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन्स है वो उसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये NF5 NCl5 यौगिक नहीं बना पाता। इसी प्रकार से डी ऑर्बिटल्स में जो अन्य फास्फोरस है उसमें डी ऑर्बिटल्स खाली रहता है, जिसके कारण वे अपना स्टक क्या कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। अब आते हैं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन से क्रियाशीलता करता है। मतलब हाइड्रोजन से कैसे क्रियाशीलता करता है कि जो सामान्य सूत्र है इसका नाइट्रोजन 15 ग्रुप का वो MH3 है, ठीक है। हाइड्राइड्स सभी में सहसंयोजक प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे NH3, PS3 और ASH3 और SBH3 एंड बिस्मथ BiH3, ठीक है। फॉस्फीन, अमोनिया, आर्सिन, स्ट्रेबेंस और बिस्मुथीन, ये सब इसके हाइड्राइड्स है, किसके, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड हैं। और ये अपने आप किसी भी दूसरे मतलब जिसे वाटर से क्रिया करते हैं और इस प्रकार से बना देते हैं, एलिमेंट से आपके पास यौगिक बन जाता है। जो हाइड्राइड का स्थायित्व होता है वो NH3 से BH3 तक क्या होता है, घटता है, क्योंकि जो बंध वियोजन ऊर्जा होती है वो परमाणु के आकार की वृद्धि के साथ नीचे क्या होती है, घटती है। स्टेबिलिटीज एक पॉइंट इससे बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटिव क्वेश्चंस आपके आते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है इसमें। तो जो हाइड्राइड्स का स्थायित्व है, हाइड्रोजन जो स्थायित्व है, जैसे यानी NH3 और आपके पास लास्ट है BiS3 तक, ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। क्योंकि बंध वियोजन ऊर्जा यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो परमाणु आकार के साथ यानी वृद्धि क्या जाती है, नीचे की ओर घटती रहती है, ठीक है। जैसे सपोज नाइट्रोजन की बंधन ऊर्जा है 389, तो धीरे धीरे वो उसकी ओर नीचे घटती चली जाएगी। इसी प्रकार अपचायक गुण है, हाइड्रोजन एक अपचायक का कार्य करता है, हाइड्राइड्स एक अपचायक का, जिसमें हाइड्राइड सबसे अच्छा अपचायक होता है और सबसे अधिक स्थिर हाइड्राइड दुर्बल अपचायक भी होते हैं इसमें। इनका क्षारीय नेचर्स होता है यानी बेसिक कैरेक्टर्स होता है। तो NH3 क्षारीय है, PS3 दुर्बल क्षार है, यानी अगर कहा जाए तो जो इसकी बेसिक नेचर है वो NH3 की क्या है, अधिक है। PH3 क्या है, एक दुर्बल क्षार है, ये दुर्बल क्षार है, वो क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि नाइट्रोजन में एकाकी इलेक्ट्रॉन आकार के कारण वो छोटे से क्षेत्र में क्या होता है, संद्रित हो जाता है। और इनके जो क्वथनांक गलनांक होते हैं वो अमोनिया के अलावा समूह में ऊपर से नीचे चलने पर क्वथनांक व गलनांक क्या हो जाते हैं,
बढ़ते चले जाते हैं, तो वही पी ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसमें आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें पढ़ाए जाएंगे नाइट्रोजन्स के बारे में। तो जैसे सपोज संरचना है, इसकी स्ट्रक्चर्स है, तो देखो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा है। पिरामिडीय आकार है और जो इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पिरामिडीय आकार की संरचना होता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण की वजह से इनमें जो बंद कोण होता है वो 109 और 28 डिग्री से कम होता है। कितना? 109 और 28 मिनट से क्या होता है? कम होता है इस पर, नाइट्रोजन पर। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन इसकी संरचना इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। इसमें फिर हम आते हैं इसकी संरचना में, पिरामिडीय संरचना है और इसका जो नेचुरली जो ऑक्सी अम्ल होते हैं, हम कहते हैं ऑक्सी अम्ल क्या है, तो वो ऑक्सी अम्ल क्या चीज़ होती है वो देखिए आप। ऑक्सी अम्ल के बारे में आप, वे अकार्बनिक अम्ल जिनमें OH समूह किसी अधातु से जुड़ा हो, ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स वे अकार्बनिक अम्ल जिनमें OH समूह किसी अधातु से जुड़ा रहता है, ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। जैसे HNO2, HNO3, H3PO3, ठीक है, ये सभी के सभी आपके ऑक्सी एसिड्स हैं। तो ये टॉपिक्स आपका हुआ। इसमें आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन्स, अमोनिया, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड्स, 3 टॉपिक आपके पास हैं। तो ये तीनों टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। ओके, चलिए स्टूडेंट्स,